नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है, कंप्यूटर के 25 प्रश्नों को हमने सॉल्व करा लिया है। UPPCL 27/11/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसे एसएसओ भी कहते हैं लोकप्रिय भाषा में, वो उसका ही आगे का जो पेपर है जो बचा हुआ था कंप्यूटर के 50 प्रश्न। हमने कहा कि मैं इस चैनल पे सिर्फ कंप्यूटर के प्रश्नों को ही सॉल्व कराऊंगा, और कंप्यूटर के हमने वहाँ 1 से लेके 25 प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। 26 से लेके 50 प्रश्न हमको सॉल्व कराना था, जो कि आज इस वीडियो में सॉल्व करा रहा हूँ। और ये 26 से लेके जो 50 प्रश्न हैं, आप देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। उनको सॉल्व करने का तरीका है, जो प्रश्न आपको ना भी आ रहे हैं उनको कैसे आप विकल्प के माध्यम से सॉल्व कर सकती हैं, ये भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और हमने जो इससे पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको सारी बातें बता दी गई थी कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने मिनट का एग्ज़ाम होता है, और माइनस मार्किंग कितने का होता है। ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। और हमने ये भी बताया है कि जो कंप्यूटर होता है 50 नंबर का होता है, जिनमें 1/4 माइनस मार्किंग के साथ 20 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। अगर आप 20 नंबर से कम पाए हैं तो आप समझ लीजिए कट ऑफ पास नहीं हो पाए हैं। और आपका जो 200 नंबर का पेपर होगा अगला, जिससे आपकी मेरिट बननी है, वो कॉपी चेक नहीं होगी। तो कंप्यूटर में 20 नंबर या 20 से प्लस नंबर लाना अब अति आवश्यक है। तो इसलिए पहले हम यही कहेंगे कि आप कंप्यूटर पे अपनी अच्छी पकड़ बना लीजिए। तो उसके लिए आपको पहला काम करना होगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से सॉल्व करिए, और उनको देखिए प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ना सॉल्व हो तो आप अध्ययन करिए और अच्छी तैयारी करिए। चलिए, इसी सब शब्दों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है 26 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्यूआर कोड को निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। तो पूछ रहा है क्यूआर कोड किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे कहते हैं क्विक रिस्पांस। तो डेंसो वेब नामक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है। MS वर्ड 365 में एक पैराग्राफ पर एक साथ 3 बार क्लिक करने से क्या होगा। 3 बार अगर आप क्लिक कर देंगे कभी भी MS वर्ड में, तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 जो है ये भी आपका नॉर्मल ही लग रहा है, कुछ हार्ड नहीं है। इसको भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ये दिया गया है MS पावर पॉइंट 365 में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट व्यू विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल व्यू जो होता है उसका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। डिफ़ॉल्ट व्यू मतलब कि जो ऑलरेडी पहले से व्यू आपको बिना कुछ किसी भी तरीके का हस्तक्षेप किए स्लाइड का जो व्यू अपने आप ही स्क्रीन पर सेट होकर आए, उसी को कहते हैं डिफ़ॉल्ट व्यू, है ना। तो वो डिफ़ॉल्ट व्यू आपका नॉर्मल ही होता है। आप उसमें जब कोई बदलाव करेंगे तो व्यू का आकार और प्रकार बदलेगा। प्रश्न नंबर 29 जो है देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की फ़ाइलों को अधिकांश ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा अनलग्न के रूप में भेजने की अनुमति नहीं होती है। ये कह रहा है कि ईमेल का मतलब आप पहले जानिए। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात संदेशों को डिजिटल माध्यम के रूप में भेजने की प्रक्रिया को ईमेल कहते हैं। तो ईमेल से प्रश्न आया है। ईमेल से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, लगभग पेपर में आए हैं। इसलिए ईमेल नामक चैप्टर छोटा भी है और अच्छे से तैयार भी किया जा सकता है और आसान भी है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा अनलग्न के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है, अर्थात ईमेल के साथ हम किस प्रकार की फ़ाइल को जोड़कर भेज नहीं सकते हैं। तो उसका ऑप्शन ए है। .exe को नहीं भेज सकते हैं, डॉक को भेज सकते हैं, और JPG को भेज सकते हैं, PDF के रूप में फ़ाइलों को भेज सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। वेब ब्राउज़र उस URL को स्टोर करने की सुविधा देते हैं जिस पर आप सबसे अधिक बार जाते हैं। इस तरह ये आपको कई बार URL टाइप करने के बजाय सूची से चयन करके सीधे वेब पेज पर जाने में सहायता मिलती है। यह किस सूची की बात की गई है। तो ये अगर आप बुक मार्क कर देंगे, अगर किसी चीज़ को मार्क कर देंगे तो आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप ही एक सूची प्रदर्शित होगी, जहाँ से आप सीधे ही उसकी सहायता से जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 31, जो कि बहुत ही आसान है।
8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। आमतौर पर इसे अपर केस का मतलब होता है बड़े लेटर में से निरूपित किया जाए तो बड़े लेटर से कैपिटल बी से निरूपित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल का एक प्रकार है? तो एमपेज ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीमीडिया फाइल का प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, MS पावर पॉइंट 365 में नॉर्मल व्यू स्क्रीन के किस तरफ दिखाई देता है? नॉर्मल व्यू हमेशा आपके स्क्रीन के बाएं तरफ ही दिखाई देगा, जो कि डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 34। प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं, MS पावर पॉइंट 365 में चयनित स्लाइड की कॉपी बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो Ctrl+D है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेपर नंबर 35, CPU की निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट स्टोरेज से डेटा या परिणाम के हस्तांतरण के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ संचार करती है? तो इसमें पूछा गया है CPU से संबंधित प्रश्न, जो कि प्रारंभ में ही आपको पढ़ा दिया जाता है। CPU संबंधित प्रश्न है तो CPU को पहले आप जानिए, उसका पूरा नाम क्या होता है और उसके भाग कौन कौन से होते हैं। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मेमोरी भी कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर का मेमोरी नहीं कहते हैं, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं, एक भाग होता है कंट्रोल यूनिट, एक भाग होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक भाग होता है रजिस्टर। तो ये बात जिसकी कर रहा है वो कर रहा है कंट्रोल यूनिट की। ये पूछ रहा है कि यूनिट स्टोरेज से डेटा या परिणाम के हस्तांतरण के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ संचार कर सकती है, तो वो है कंट्रोल यूनिट। अगर आप इनपुट कराते हैं तो पहली मुलाकात कंट्रोल यूनिट से होगा। अगर आप डाटा को अगर आप बाहर आउटपुट कराते हैं तो वो कहाँ से आउटपुट होगा? आपके कंट्रोल यूनिट से ही आउटपुट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न नंबर 36 को हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अर्थात सत्य असत्य वाला प्रश्न आया है। ऐसे भी 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ये रहा UPPCL का पैटर्न ऐसा है कि सत्य असत्य वाले 1-2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं। प्रश्न नंबर इसमें दिया गया विकल्प दिया गया है, अल्टरनेट स्केप कुंजियाँ कंट्रोल कुंजियाँ श्रेणी से संबंधित है। हाँ है। स्पेस बार कुंजी द्वारा उत्पन्न कैरेक्टर को व्हाइट स्पेस कैरेक्टर भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37, कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट इकाई नहीं है? माइक्रोफोन नहीं है। माइक्रोफोन में आपकी आवाज़ को क्या किया जाता है? इनपुट कराया जाता है। तो ये कैसा उपकरण हो गया? ये हो गया आपका इनपुट उपकरण। बाकी आपका LCD जो हो गया वो भी चित्रों को प्रदर्शित करता है, तो आउटपुट हो गया। प्रिंटर जो हो गया वो भी आपके मैटर को प्रिंट करके बाहर दे देता है, वो भी क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर है, वो भी कोई चीज़ मॉनिटर है, उस पर स्क्रीन प्रदर्शित हो रही है, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो तीनों आउटपुट है, माइक्रोफोन आपका इनपुट होगा। मैंने बताया कि आपको उस वीडियो में हो सकता है बताया हो मैंने कि आउटपुट इनपुट से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। अगर आप पढ़े हो समझे हो तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। फ्री के नंबर होते हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में मेल बॉक्स का वह क्षेत्र है जहां वह संदेश जो भेजे जाने की प्रक्रिया में है या जिन्हें भेजना विफल रहा है सामान्य रूप से स्टोर किए जाते हैं? तो कहाँ स्टोर किए जाते हैं? आप भेजने की प्रक्रिया में हैं या आपने भेजा और विफल हो गया है, तो जहाँ स्टोर होंगे उसका नाम क्या है? आउटबॉक्स है। ये भी आसान है। ईमेल से 2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं। ईमेल नामक चैप्टर छोटा है, आसान है, वहाँ से 2-3 प्रश्नों को सही आसानी से किया जा सकता है अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। इस प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉकचेन नेटवर्क अनुमत रहित है और सभी को इसमें शामिल करने की सुविधा देता है? तो सभी किसमें शामिल, अगर किसी को कुछ भी ना पता हो, ब्लॉकचेन ना पता हो, नेटवर्क ना पता हो, कुछ भी ना पता हो, तो आपको ये तो पता होगा कि जो काम पब्लिकली किया जाता है उसमें सभी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो यहाँ आप विकल्प के माध्यम से आप आंसर लगा सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका है Ctrl+F2 शॉर्टकट कुंजी है। ये भी आपको MS वर्ड में पढ़ाया जाता है। ये कोई विशेष प्रश्न नहीं है, ये रेगुलर आने वाले प्रश्न हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों सरकारी एजेंसियों जैसे कि बैंक रेलवे आदि द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किया जाता है? तो बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी सरकारी एजेंसी होगी, बड़े डिपार्टमेंट है, बड़े डिपार्टमेंट में बड़े क्षमता की
कंप्यूटर की आवश्यकता होती है जो अधिक से अधिक डाटा को होल्ड कर सके, तो वो कौन सा कंप्यूटर है? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन के संदर्भ में AEPS का पूर्ण रूप क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका होता है। ये थोड़ा अलग प्रश्न था जिसको आपको जानना पड़ेगा, कि याद करना पड़ेगा। समझ लीजिए कि ये आपके कंप्यूटर में ही अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न है, जो कि AEPS का फुल फॉर्म पूछ लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। MS एक्सेल 365 डेटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट विंडो में सॉर्ट ऑन फील्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो ये पूछ रहा है कौन सा वैध विकल्प नहीं है। वैध अवैध विकल्प का मतलब ये होता है कि कौन सा विकल्प उसमें हो सकते हैं और कौन से विकल्प नहीं हो सकते हैं। तो वैल्यूज विकल्प हो सकता है, सेल कलर विकल्प हो सकता है, फॉन्ट कलर हो सकता है, लेकिन सेल विड्थ नामक कोई भी विकल्प सॉर्ट ऑन फील्ड में नहीं होता है। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर है 44। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विकल्प आपको MS वर्ड 365 में बाएं दाएं पेज मार्जिन और पैराग्राफ के बीच छोड़े जाने वाले स्थान की मात्रा को निर्दिष्ट करने की सुविधा देता है? तो इसको बहुत आसानी से प्रश्न को किया जा सकता है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्जिन क्या होता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में या कॉपी में या कहीं भी किनारे किनारे पे जो स्थान छोड़ा जाता है उसी को कहते हैं मार्जिन। पैराग्राफ आपको पता ही है, जो मैटर आप लिखते हैं उसको पैराग्राफ कहते हैं। तो ये पूछ रहा है मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है, छोड़े जाने वाले स्थान जो होते हैं, उनको कहते क्या है? उसके कहते हैं इंडेंटेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्राम निष्पादन के दौरान रैम से प्राप्त डेटा को संग्रहित करने के लिए CPU सबसे तेज मेमोरी का उपयोग करता है। उस मेमोरी का नाम क्या है? उस मेमोरी का नाम कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी को कैची मेमोरी भी कहते हैं। जब भी कभी CPU सबसे तेज मेमोरी का उपयोग करता है, ऐसी बात आए या तेज मेमोरी का जिक्र हो, तो आप कैश मेमोरी लगा दिया करिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। लिनक्स, जिसे लाइनेक्स भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों में विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, इमेज, वीडियो इत्यादि का डेटा होता है? तो ये रेगुलर में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। MS पावरपॉइंट 365 में कई स्लाइडों को हटाने के लिए कंट्रोल दबाएं रखें और अपनी इच्छित स्लाइड का चयन करें, फिर दायां क्लिक करें और डिलीट स्लाइड चुनें। तो ये पूछ रहा है कि ये सारा काम करने के लिए आप किस बटन का इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करेंगे। मैं बता दूं, अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं और आपको अगर प्रश्न नहीं भी आ रहा है और आपका तुक्का लगाने का मन कर रहा है, तो वहाँ आप किस की पर तुक्का लगाएंगे? कंट्रोल की पर, क्योंकि अन्य कीज के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो की है वो कंट्रोल की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। DNS इंटरनेट आर्किटेक्चर में कौन सा लेयर प्रोटोकॉल है? तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। MS एक्सेल 365 में मौजूदा चार्ट के चार्ट प्रकार को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब यहाँ देखिए, जिसने MS एक्सेल को चलाया नहीं होगा, जिसने MS एक्सेल के चार्ट को देखा नहीं होगा कंप्यूटर में, उसके प्रकार को देखा नहीं होगा, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करना अति आवश्यक होता है। अगर कंप्यूटर में आपको निश्चिंत होना है तो एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़िए, फिर MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल का आप एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आप कितना जटिल प्रश्न आ जाएगा उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ आपको क्या करना है, पहले आप जाइए चार्ट डिजाइन टैब में जाइए, फिर उसके बाद ग्रेटर देन चेंज चार्ट टाइप कर दीजिए, आपको चार्ट का प्रकार बदलने का विकल्प मिल जाएगा, उसका क्रम मिल जाएगा। तो ये जो किया होगा प्रैक्टिकल उसी को पता होगा, या वही व्यक्ति इस प्रश्न को सही कर सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 50। अधिकांश ब्लॉगों में छोटे अनौपचारिक लेख होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। ब्लॉग का पूरा नाम होता है वेबधन लॉग ब्लॉग, अर्थात ये एक सोशल मीडिया साइट है जिस पे बहुत सारे लोग अपने संदेशों को प्रेषित करते हैं, उसी को कहते हैं पोस्ट।
अर्थात हमको कोई बात कहना है और हम ब्लॉग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी संदेश भेजते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, तो उसी को कहते हैं पोस्ट। तो यही प्रश्न पूछा गया था वेब ब्लॉग से। इसी के साथ हमारा 50 प्रश्न पूरा हो जाता है। 27/11/2023 को सेकेंड मीटिंग का जो पेपर था, जो कि UPPCL के कंप्यूटर से संबंधित पेपर था, इसके 50 प्रश्नों को हमने 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आप पहला वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा भी देख लीजिएगा, और देखकर आप एनालिसिस कर लीजिएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी करिएगा, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर को देखे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो सही तरीके से या सही तरीके से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एक बार सॉल्व करिए, एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व करिए, और जब तक कि वो सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ ना आ जाए। फिर उसके बाद आप देखिएगा आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। इन्हीं के साथ हम इस क्लास को क्लोज करते हैं यहीं। आगे के वीडियो आपको कंप्यूटर के मिलते रहेंगे। आपके जितने भी पेपर हुए हैं 2023 में या इससे पहले जितने भी UPPCL में कंप्यूटर के को पेपर हुए हैं, उन सारे पेपरों को हम अलग अलग वीडियो में सॉल्व करा के उसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिस प्लेलिस्ट में आप जाके प्रीवियस ईयर पेपरों को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।